अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज के दिन में हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मुकम्मल डिटेल देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी काजेज़ क्या क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज व्हेन समवन इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फिजिकल एक्टिविटीज विद हिज स्पाउस। अब आते हैं इसकी बेसिक काजेज़ या टाइप्स की तरफ। अब इसको बेसिकली ना हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली वजह इसकी होती है साइकोजेनिक काज होती है, दूसरे नंबर पे इसकी ऑर्गेनिक काज है और तीसरे नंबर पे मिक्स्ड हो सकती है, जिसके अंदर साइकोजेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ मिक्स्ड आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइकोजेनिक काजेस को। साइकोजेनिक काजेस के अंदर बेसिकली एक फैक्टर तो एजिंग है कि पेशेंट की एज जैसे जैसे ज्यादा होती है उसके लिहाज से ये फैक्टर इफेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर डिप्रेशन है, तीसरे नंबर पे इसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, चौथे नंबर पे इसके अंदर आ जाता है फेलियर टू परफॉर्म, जब पेशेंट को खौफ होता है, या डेथ ऑफ समवन क्लोजली रिलेटिव। तो ये आ जाती है हमारे पास साइकोजेनिक काजेस के अंदर। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक काजेस के ऊपर। ऑर्गेनिक काजेस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इसको ग्रुप्स के अंदर 2 फर्दर मेन ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर पहला ग्रुप वास्कुलोजेनिक है और दूसरा ग्रुप इसका न्यूरोजेनिक काजेस है। वास्कुलोजेनिक के अंदर बेसिकली जब भी कोई भी ब्लड वेसल ब्लॉक्ड होगी किसी वजह से भी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या किसी किस्म की जो है ना लिपिड प्रोफाइल अल्टर है, डायबिटिक पेशेंट है, या कोई और डिजीज है जिसके अंदर वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रही है, ब्लॉकेज कर रही है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो है ना उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं न्यूरोजेनिक काजेस। न्यूरोजेनिक काजेस के अंदर भी बेसिकली हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि सेंट्रल भी होती हैं और पेरिफेरल भी होती हैं। अब पेरिफेरल के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि पेरिफेरल के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं बेसिकली शुगर के जो मरीज होते हैं उनके अंदर देखते हैं कि उनको नॉर्मल ये होता है कि वो पाँव हाथ सुन रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है ना एंड टर्मिनल्स नर्व्स होती हैं, उनके टर्मिनल्स होते हैं, तो उनकी वजह से इसी तरह पेनाइल एरिया में भी जो है ना ये नर्व्स डिजनरेट हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की काज आती है। अब ये तो होगी पेरिफेरल काज। अब सेंट्रल में कौन सी आती है? सेंट्रल के अंदर एक चीज तो आ जाती है, ब्रेन के ट्यूमर्स आ जाते हैं। ब्रेन का किसी किस्म का कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके सिग्नल ही नहीं रिलीज होते, जिसकी वजह से जो है ना उसको क्या हो सके, इरेक्शन प्रॉपर हो सके उसको। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि अगर पेशेंट की किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई है, मतलब कोई ब्रेन ट्यूमर था, किसी किस्म का कोई ट्यूमर था, सर्जरी की जिसकी वजह से नर्व्स इफेक्ट हो चुकी हैं, या पेल्विक एरिया के अंदर किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट का कैंसर होता है, गदूद का कैंसर होता है, उसमें हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी करते हैं, गदूद को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर पेल्विक एरिया की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके अंदर पुडेंडल कैवर्नोजल नर्व्स वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। तो इन नर्व्स के डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि पेनस की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला आता है। अच्छा, इसके अलावा पेल्विक एरिया के अंदर अगर इरेडिएशन दी जाए, रेडिएशन, कोई ऐसी डिजीज है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, उसमें यह है कि पेशेंट को पेल्विस के एरिया के अंदर हम शुएं लगा रहे होते हैं, तो ये रेडिएशन जो है पेल्विक एरिया के अंदर ये भी बेसिकली क्या करती है, नर्व्स को डैमेज करती है, और नर्व्स को डैमेज करने की वजह से क्या होगा उसका, उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। अब 2 मेन काजेस हमने देखी, साइकोजेनिक और ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में फर्दर 2 टाइप्स आ गई थी, न्यूरोजेनिक और वास्कुलोजेनिक आ गई थी, और मिक्स्ड भी आ सकती है, मतलब साइकोजेनिक भी है प्लस उसको ऑर्गेनिक भी काजेस आ सकती हैं। जैसे पेशेंट है कोई, उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन भी है, साथ उसको डायबिटीज मेलिटस भी है, या कोई ब्रेन का ट्यूमर भी है, या उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई भी इनमें से चीजें मिक्स्ड जब आ जाएंगी तो वो उसके लिहाज से मिक्स्ड काजेस बन जाएंगी। इसको हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? इसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज की डिटेल हिस्ट्री नहीं लेते। मरीज आया उनके पास, उन्होंने जस्ट उसकी जो है ना डिजीज़ पूछी कि क्या है, वो उनको बताते हैं कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उन्होंने उनको दवाइयाँ लिख दी कि ये दवाइयाँ आप इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब बेसिकली ये होता है कि उसकी आप वजह तक तो पहुँचे, उसकी काज को तो आप प्रोब करें कि वजह क्या बन रही है, तो उसमें आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, उसमें पेशेंट का कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, तब जाकर आपको जो ना उसकी रीज़न मिलेगी कि काज बेसिकली उसकी क्या बन रही है। अब हिस्ट्री के अंदर अब हमने पेशेंट्स की क्या क्या चीज़ें लेनी है, जैसे हमने इसकी काजेज़ के अंदर डिटेल बताई है, वही सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में प्रूव करनी है कि पेशेंट को कोई मेडिकल डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट को शुगर तो नहीं है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट को मेडिसन तो नहीं ले रहा ऑलरेडी, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, किसी किस्म की कोई दवाई तो नहीं ले रहा, पेशेंट की पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, ब्रेन ट्यूमर की, पेल्विक एरिया की, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी, कोई शुआएं लगवाता रहो मरीज पहले, ये एक तो हिस्ट्री ये आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर बेसिकली उसका एग्जामिनेशन होता है। अब एग्जामिनेशन में उसकी बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर आप लें, उसकी आप जो है ना पल्स चेक करें, ये 2 चीज़ें आपने चेक कर ली। इसके अलावा आप उसके एग्जामिनेशन में जेनिटल एरिया का एग्जामिनेशन करें, आप उसका कि पेनाइल एरिया का एग्जामिनेशन करें, क्योंकि काफ़ी सारी डिजीज और भी होती हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं। पेनाइल कर्वेचर है, टेढ़ापन है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग है, किसी किस्म की कोई मसला है, जब तक आप उसको एक्सपोज करके एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आनी। नेक्स्ट अब हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को
इन्वेस्टिगेट करना भी लाजमी है ताकि हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न हो, कोई काज उसकी सामने आ रही हो, ताकि उसके ऊपर हम फोकस्ड उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। अब बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो काजेज हैं उसकी। बेसिकली अब पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, तो उसके अंदर शुगर के मरीज़ में हमने उसकी RBS चेक करानी है, HbA1c करानी है ताकि देख सकें शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। सीरम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ताकि उसको देख सकें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें अल्टर्ड तो नहीं आ रही। इसके अलावा जो है ना हम उसके अंदर क्या कराते हैं, पेनाइल डॉपलर स्टडी कराते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली वेनस लीकेज देखना चाहते हैं। अगर वेनस लीकेज है तो ब्लड उसके अंदर पेनस के अंदर रिटेन नहीं कर पाएगा, वो लीक होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इरेक्शन मेंटेन नहीं रहेगी। इसके अलावा जो हमारे पास थोड़ी बहुत जो है ना इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आ जाती हैं, उनमें एक हमारे पास आर्टेरियोग्राफी है और एक कैवर्नोजोग्राफी है, जिसके अंदर बेसिकली हम आर्टीरियल फ्लो और कैवर्नोजल बॉडीज़ के अंदर ब्लड के फ्लो को चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है, नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं लीकेज है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इन्वेस्टिगेशंस के अंदर एक मेन चीज़ हार्मोनल प्रोफाइल चेक करानी है। लाजमी पेशेंट का हार्मोन लेवल हमने चेक करना है, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास सीरम FSH आ जाएगा, सीरम LH आ जाएगा, प्रोलैक्टिन आ जाएगा और सीरम टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो कि खास तौर पर अहम चीज़ है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर ठीक है या नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है ना उसको होंगी, मर्दाना कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये चीज़ें आएंगी उसको। अब हम देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट को कि इसको किस तरीके से हमने इलाज करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। इसको ना मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक नॉन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, और एक होते हैं सर्जिकल। अब जो नॉन सर्जिकल हैं उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले मेन चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, उसके अंदर स्मोकिंग को क्विट करना है, क्योंकि स्मोकिंग मेन काज है इसकी। स्मोकिंग को क्विट करना, दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज आ जाती है और तीसरे नंबर पे डाइट। अब एक्सरसाइज में ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स हों या लिपिड प्रोफाइल अल्टर्ड हो या हाइपरटेंशन के मरीज़ हों, उनके अंदर हमारे पास क्या है कि मेन रोल है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी के अंदर जो लिपिड है ख़त्म होगा, इसी तरह ब्लड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन चीज़ों का लेवल लो होगा। और लास्ट जो हमारे पास आ जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है डाइट। इसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज़ों के साथ रिलेशन है, डायबिटीज़ के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ। अब हम आते हैं नॉन सर्जिकल के अंदर। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास हार्मोनल थेरापी। हार्मोनल थेरापी के अंदर मेन एक ही चीज़ है जो कि है टेस्टोस्टेरोन, और जिसका बहुत ज़्यादा शायद यूज़ किया जाता है और मोस्टली क्वेक्स इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और गलत यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को हर पेशेंट्स को हमें ऐसे अंधाधुंध नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में लो भी है तो उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे कि इसको यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के देने से और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिसको फिर हम बाद में किसी और वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन थेरापी के क्या बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या पर्पस हैं इसके यूज़ कराने के। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, हार्मोनल थेरापी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेडिकल थेरापी। मेडिकल थेरापी में ओरल मेडिसिन्स हैं। ओरल मेडिसिन्स के अंदर बेसिकली एक ग्रुप है फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, वो यूज़ हम कराते हैं। बहुत कॉमन यूज़ हो रही है, जिनका मिस यूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ हैं। तो इसलिए इन टैबलेट्स को ख़ास यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। इन टैबलेट्स को कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये वेजोडायलेटर्स हैं। जब वेजोडायलेटर्स पेनस के अंदर तो साफ ज़रा ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, फ्लो बढ़ाएंगे, उसके अंदर इरेक्शन को बेहतर करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे एक तो इसका यूज़ है। दूसरा ये कि पूरी बॉडी के अंदर बाकी ब्लड वेसल्स भी जो है ना डायलेट होनी है, ब्रेन की डायलेट होगी, हार्ट की डायलेट होगी, उस लिहाज से बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स साथ साथ उसके आएंगे। यही वजह है कि इन टैबलेट्स को यूज़ करने से हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, आइज़ की रेडनेस होती है, आंखें रेड हो जाती हैं, दिल की धड़कन बाज़ों का ज़्यादा हो जाती है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इनके यूज़ करने से आते हैं, लिहाजा हमें इनको अवॉइड करना चाहिए मैक्सिमम कि हम इनको यूज़ ना करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है इंट्राकैवर्नस इंजेक्शंस, इनका लगाना। वो जस्ट ये होता है कि इंटरकोर्स से पहले पेनस के अंदर, कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर पेपाविरिन, एल्प्रोस्टेडिल, इनके इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिससे ब्लड रिटेन करता है, इरेक्शन मेंटेन रहती है और उससे जो है ना एक ख़ास डिज़ायर्ड टाइमिंग और इरेक्शन जो है ना अचीव हो जाती है। लेकिन इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि अब पेनाइल एरिया के अंदर खुद पेशेंट इंजेक्शन लगाए, एक तो उसको टेक्निक पता नहीं होती ख़ास, समझा भी दी जाए तो उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगाएगा वो एरिया फाइब्रोज्ड हो जाएगा और वो वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाएंगी। और इसके अलावा मेन साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है, मेन साइड इफ़ेक्ट है इसका प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन हो जाएगी उसको, कि हो सकता है कि 4 से 5 घंटे गुजर जाए और उसकी इरेक्शन डाउन ही ना हो रही हो, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ दे एक चीज़ होती है। अब लास्ट हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ।
तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर दो मेन ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक वास्कुलर सर्जरी है। वास्कुलर सर्जरी में जैसे हमने देखा अगर वेना से लीकेज है तो उसके अंदर उस लीकेज को ब्लॉक किया जाता है वास्कुलर सर्जरी के थ्रू। और दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर आ जाती है पेनाइल प्रोस्थेसिस या पेनाइल इम्प्लांट्स का लगाना। पेनाइल इम्प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसी और वीडियो में फर्दर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेनाइल इम्प्लांट्स का लगाना भी एक तो कॉस्टली प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा, 2 to 3 ईयर्स के लिए या मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा, एरोयन, पेन, इसके अलावा जो और हेमाचूरिया हो गया, स्किन इन्फेक्शंस हो गए, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसीलिए एक तो कास्ट की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और एक प्रॉपर इंटरवेंशन है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इस वजह से मोस्टली इसको भी अवॉइड किया जाता है अगर हम किसी और ट्रीटमेंट ऑप्शन से सेटल कर सकें। अब लास्ट में हम आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इनके इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर शॉक वेव थेरापी है और प्रेपस शॉट्स मौजूद हैं। तो इनके थ्रू भी ब्लड वेसल्स जो है ना ओपन होती हैं, फ्लो बढ़ता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं पेनाइल एरिया के अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है, इरेक्शन भी मेंटेन रहती है, टाइमिंग का भी मसला हल हो जाता है। अब आपको अगर इनमें से किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास डार्ट क्लिनिक्स के ऊपर मेन अब्दाली रोड पर मुल्तान के अंदर हमारे पास विज़िट कर सकते हैं या दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।